ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनावपूर्ण माहौल के बीच ईरान से जुड़े एक हैकिंग समूह ने अमेरिका को धमकी दी है कि वो 100 गीगाबाइट बैच का ईमेल लीक कर देगा। धमकी में ईरानी समूह ने कहा कि इन ईमेल्स में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार रोजर स्टोन और व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ सूसी विल्स सहित उनके लंबे समय के सहयोगियों के बीच के संवाद शामिल हैं, जिसे उसने चुराया था। रॉयटर्स ने बताया कि 2024 में राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान एक साइबर अटैक समूह ने दावा किया था कि उसके पास लगभग 100 गीगाबाइट ईमेल है जिन्हें वो लीक कर सकता है। समाचार एजेंसी के अनुसार फर्जी नाम रॉबर्ट के तहत काम करने वाले हैकर्स ने ईमेल की सामग्री या फिर उन्हें कब जारी किया जाएगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। वो उसे कब लीक करेंगे इसके बारे में कोई अपडेट नहीं दिया। लेकिन समूह ने पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले भी कुछ ईमेल जारी किए थे। रॉयटर्स को हैकर ने बताया कि उसके पास ट्रंप की वकील लिंडसे हॉलिगन और स्टॉर्मी डेनियल्स से ईमेल अकाउंट के भी विवरण हैं। स्टॉर्मी डेनियल्स वही एडल्ट फिल्मों की अभिनेत्री है जिसे कथित तौर पर ट्रंप के साथ संबंधों का खुलासा नहीं करने और मुंहबंद रखने के लिए ट्रंप की तरफ से $1,30,000 का भुगतान किया गया था। यह घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका ने कुछ दिनों पहले ही ईरान इसराइल युद्ध के दौरान ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम गिराए हैं। इन हमलों के बाद ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए और भविष्य में ईरान संवर्धन कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ा सकता। हालांकि संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था IAEA के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने कहा कि अमेरिकी और इसराइली हमले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने में विफल रहे हैं। IAEA प्रमुख ने यह भी कहा कि अब कुछ ही महीनों में ईरान फिर से यूरेनियम संवर्धन कर सकता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी हैकर्स ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने के बाद चुराए गए ईमेल डेटा को लीक करने की कोई योजना नहीं थी, लेकिन 12 दिनों के ईरान इसराइल संघर्ष और उस दौरान अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले ने उसे अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया है। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी बाइडेन प्रशासन ने इस लीक कांड के पीछे ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदाराने इस्लाम के 3 सदस्यों का हाथ बताया था, लेकिन ईरान ने इन सब से इनकार किया था। दूसरी तरफ यूएस साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी यानी CISA के प्रवक्ता मार्सी मैकाथी ने कहा था कि ये शत्रुतापूर्ण विदेशी अभियान ध्यान भटकाने, बदनाम करने और विभाजन करने की एक कोशिश है। मैकाथी ने कहा कि कथित रूप से चुराई गई सामग्री असत्यापित सामग्री है और उसका इस्तेमाल कर शत्रु शोषण करने की धमकी दे रहा है। CISA के प्रवक्ता ने कहा कि जल्द ही इसके दोषियों को ढूंढ लिया जाएगा और उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। बहरहाल इसराइल और ईरान के बीच बरपे हालिया संघर्ष के बाद ये धमकी अमेरिका के लिए वाकई चिंता पैदा करने वाली है। देखना यह होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। इसराइल और अमेरिका के हालिया हवाई हमलों में ईरान की प्रमुख परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया गया, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने के लिए मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य तेज कर दिया है। मैक्सार टेक्नोलॉजीज द्वारा 27 और 29 जून को ली गई तस्वीरों में फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु सुविधाओं पर गतिविधियां दिखाई दी, जो ये संकेत देती हैं कि ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को पुनर्जनन करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये विकास मध्य पूर्व में तनाव को और ज्यादा बढ़ा सकता है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक स्थान जहां पर अमेरिका का GBU-57 बंकर बस्टर बम गिरा था, वहां पर मरम्मत का काम चल रहा है। दूसरे स्थान पर भी कुछ भारी वाहन खड़े हैं। इसके अलावा एक और स्थान पर मरम्मत का काम चल रहा है। वहीं टनल का एंट्री गेट भी दिखाई देता है। जून 2025 में इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन और अमेरिका ने इसके बाद मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए। इन हमलों में फोर्डो, नतांज और इस्फहान की परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया गया। इसराइल ने अराक के भारी जल रिएक्टर को भी नष्ट कर दिया, जो प्लूटोनियम उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इन हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से तबाह कर दिया, जबकि इसराइल के प्रधानमंत्री
बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे ऐतिहासिक जीत करार दिया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA और सैटेलाइट तस्वीरों ने इन दावों पर सवाल उठा दिए हैं। World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. मैक्सार टेक्नोलॉजीज की तस्वीरों में फोर्डो परमाणु संवर्धन केंद्र पर मरम्मत कार्य स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। 29 जून की तस्वीर में उत्तरी वेंटिलेशन शाफ्ट के पास खुदाई मशीनें, क्रेन और कर्मचारी दिखाई दिए जो हमलों से बने गड्ढों को भरने और क्षतिग्रस्त क्षेत्रों की मरम्मत में लगे थे। इसी तरह 27 जून को इस्फहान में यूरेनियम कन्वर्जन सुविधा के भूमिगत परिसर में एक टनल का प्रवेश द्वार फिर से खोला गया। नातांज की सतह पर मौजूद पायलट संवर्धन संयंत्र को भारी नुकसान हुआ, लेकिन अंडरग्राउंड सेंट्रीफ्यूज हॉल्स आंशिक रूप से बरकरार हैं और वहीं पर पुनर्निर्माण की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। परमाणु हथियार विशेषज्ञ डेविड अल्ब्राइट ने इन तस्वीरों का विश्लेषण करते हुए कहा कि मरम्मत कार्य में गड्ढों को भरना और क्षतिग्रस्त संरचनाओं को ठीक करना शामिल है। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान की तकनीकी क्षमता और वैज्ञानिक ज्ञान को नष्ट करना लगभग असंभव है, जिससे वो जल्दी से अपने परमाणु कार्यक्रम को बहाल कर सकता है। ईरान ने हमलों के बाद अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की घोषणा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक समाचार चैनल को बताया कि बातचीत में समय लग सकता है, लेकिन हम यूरेनियम संवर्धन जल्द शुरू कर देंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक अमेरिका हमले रोकने का आश्वासन नहीं देता, तब तक कूटनीतिक वार्ता भी संभव नहीं है। IAEA के अनुसार हमलों से पहले ईरान के पास 408.6 किलोग्राम 60% तक संवर्धित यूरेनियम था, जो 90% हथियार ग्रेड स्तर तक बढ़ाने पर 9 से 10 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त है। ईरानी अधिकारियों ने दावा किया कि हमलों से पहले इन भंडारों को गुप्त स्थान पर ट्रांसफर कर दिया गया है। ये नया ठिकाना पहाड़ के नीचे बना है, जो अमेरिकी GBU-57 बंकर बस्टर बमों से भी सुरक्षित है। ईरान की संसद ने IAEA के साथ सहयोग निलंबित करने वाला विधेयक भी पारित कर दिया है, जिससे निरीक्षण और निगरानी में बाधा आई है। IAEA प्रमुख राफेल ग्रोसी ने चेतावनी दी कि ईरान कुछ महीने या फिर उससे भी कम समय में सेंट्रीफ्यूज यूनिट्स चालू कर यूरेनियम इनरिचमेंट या परमाणु संवर्धन शुरू कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि यूरेनियम भंडार का ठिकाना अभी तक स्पष्ट नहीं है और इसे ट्रैक करना भी मुश्किल हो रहा है। सैटेलाइट तस्वीरें और IAEA की टिप्पणियां बताती हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है। फोर्डो और नातांज में मरम्मत कार्य और गुप्त यूरेनियम भंडार की मौजूदगी से यह स्पष्ट है कि ईरान जल्द ही संवर्धन शुरू कर सकता है। यह कदम क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि इसराइल और अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है। हालांकि इन तमाम धमकियों के बावजूद ईरान का परमाणु कार्यक्रम का फिर से शुरू होना दिखाता है कि वे किसी भी हमले से नहीं डरते।